जय हिंद दोस्तों, मैं द ज्ञान गंगा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज वर्ग 12 के विद्यार्थियों के लिए भूगोल का प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का बताने जा रहा हूं। यह खासकर बिहार बोर्ड 2023 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप सावधानीपूर्वक देखिए, समझिए। पहला प्रश्न है, डॉक्टर महबूब उल हक प्रथम बार मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का निर्धारण कब किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब 1990 ईस्वी में डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया गया था। दूसरा नंबर देखिए, मानव विकास मानव की आकांक्षाओं एवं उन्हें उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर को विस्तृत करने की प्रक्रिया है। मानव विकास की यह परिभाषा किसने दी? मानव विकास की यह परिभाषा डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा दी गई है। तीसरा नंबर देखिए, मानव विकास के चौथा उपागम क्षमता उपागम है। इस उपागम का प्रतिपादन हमारे भारत के अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने की। चौथा नंबर देखिए, मानव विकास प्रतिवेदन 2018 के अनुसार हमारा भारत का स्थान विश्व में 129वां है। यानी संपूर्ण विश्व में मानव विकास प्रतिवेदन के अनुसार 2018 में भारत का स्थान 129वां निर्धारित किया गया। पांचवा नंबर देखिए, गुण में धनात्मक परिवर्तन विकास की सर्वोत्तम वर्णन करता है। गुण में धनात्मक परिवर्तन होने से ही विकास का सर्वोत्तम रूप माना जाता है। छठा नंबर देखिए, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र हैं। मुख्य रूप से मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र हैं। पहला संसाधनों तक पहुंच, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा शिक्षा। 7वां नंबर देखिए, विश्व में उच्च मानव विकास वाला देश कौन है? तो विश्व में उच्च मानव विकास वाला देश नॉर्वे है। यह सबसे ऊपर है मानव विकास के मामले में। 8वां नंबर देखिए, मानव विकास सूचकांक का मापक है। मानव विकास सूचकांक को मापने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच की सहारा ली जाती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच, इन तीनों की स्थिति बेहतर होने पर किसी देश का मानव विकास सूचकांक भी बेहतर होते हैं। 9वां नंबर देखिए, प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती है। यह एक कथन है, प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती है, और यह कथन भूटान के संदर्भ में कहा गया है। 10वां नंबर देखिए, विश्व में 2018 ईस्वी में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक रखने वाले 2 देश। संपूर्ण दुनिया में 2018 में सबसे बेहतर मानव विकास सूचकांक मूल्य नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का था। 11 नंबर देखिए, 2018 में भारत का मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.647 था। 12 नंबर देखिए, बुशमैन, यह एक जनजाति की नाम है। यह अफ्रीका के कलाहारी में निवास करता है। 13 नंबर देखिए, विश्व में चलवासी पशुचारण के 3 मुख्य क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। 14 नंबर देखिए, मध्य एशिया के खिरगिज मौसमी पशुचारण करते हैं। यह खिरगिज मध्य एशिया में निवास करते हैं और ये मौसम के अनुसार पशुओं को चराने के लिए अर्थात पशुचारण करने के लिए निकलते हैं। अब प्रश्न 15 को देखिए। 15 नंबर में है, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो हमारे भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में स्थानांतरित कृषि को
झूमिंग कृषि कहा जाता है। यह कृषि की एक ऐसी प्रणाली है, इसमें जंगलों को काटकर या जलाकर साफ किया जाता है। इसके बाद कुछ वर्षों तक खेती की जाती है, फिर उस जगह को बदल दिया जाता है, इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। और हमारे भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में यह झूमिंग कृषि या झूमिंग खेती के नाम से प्रसिद्ध है। 16 नंबर देखिए, मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहा जाता है। ध्यान दीजिए, मिल्पा कहा जाता है। 17 नंबर पर देखिए, मलेशिया तथा इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को लदांग कहा जाता है। लदांग। 18 नंबर पर देखिए, ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को रोका कहा जाता है। इसी तरह से वेनेजुएला में स्थानांतरित कृषि को कोनुको कहा जाता है। कोनुको। कांगो में स्थानांतरित कृषि को माशोले के नाम से जाना जाता है। वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को रे कहा जाता है। श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को चेना कहा जाता है। फिलीपींस में स्थानांतरित कृषि को कैगिन कहा जाता है। कैगिन। केवल सब्जियों का उत्पादन की जाने वाली किसानों के खेत को, यानी किसानों के वैसे खेत या वैसे क्षेत्र जहां सिर्फ और सिर्फ सब्जियों की ही खेती होती है, तो ऐसे क्षेत्र को, किसानों के ऐसे खेत को ट्रक फार्म कहा जाता है। ट्रक फार्म में सिर्फ और सिर्फ सब्जी की खेती की जाती है। 25 नंबर पर देखिए, सामूहिक कृषि पूर्व सोवियत संघ में, सामूहिक कृषि पूर्व सोवियत संघ में कोलखोज के नाम से जाना जाता है। 26 नंबर पर देखिए, सहकारी कृषि को सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुआ था डेनमार्क में। यह डेनमार्क यूरोपियन देश है, यहाँ सबसे पहले सहकारी कृषि को सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई थी। 27 नंबर पर देखिए, चाय, कॉफी, गन्ना, रबर, ये सारी रोपण फसल है। रोपण फसल का अर्थ है वैसी फसल जिसे एक बार लगाया जाता है और कई वर्षों तक उससे उत्पादन लिया जाता है, तो इस प्रकार के फसल को रोपण फसल कहा जाता है। इसलिए चाय, कॉफी, गन्ना, रबर, ये सब रोपण फसल है। 28 नंबर पर देखिए, फूलों की कृषि पुष्पोत्पादन, फूलों की कृषि पुष्पोत्पादन कहलाता है। अब 29 नंबर देखिए, रोपण कृषि का विकास यूरोपियन औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया। रोपण कृषि का विकास सबसे पहले यूरोपियन औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया था। 30 नंबर देखिए, खट्टे रसदार फलों की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। भूमध्य सागरीय कृषि में खासकर खट्टे फलों की खेती की जाती है, खट्टे और रसदार फलों की खेती की जाती है। 31 नंबर देखिए, अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषता है। चूंकि भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे और रसदार फलों की खेती की जाती है, इसलिए अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। 32 नंबर देखिए, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है। अमेजन बेसिन में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। ब्राजील में कॉफी के बगान को फेजेंडा कहा जाता है। फेजेंडा। 34 नंबर देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कोको, कपास, गाना, केला, अनानास की खेती सफलतापूर्वक की जाती है। यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय की खेती, कॉफी, कोको, कपास, गाना, केला, अनानास, इन सब की खेती बड़ी ही सफलतापूर्वक की जाती है। 35 नंबर देखिए, आदिकालीन निर्वाहक कृषि कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। कर्तन दहन कृषि के अंतर्गत आदिकालीन निर्वाहक कृषि आती है।
36 नंबर देखिए ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है फल व सब्जी, फल व सब्जी की कृषि। ट्रक फार्मिंग फल व सब्जी की कृषि से संबंधित है। 37 नंबर देखिए हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर संबंधित है फल एवं सब्जी से। 38 नंबर देखिए विस्तृत वाणिज्य। कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि वाणिज्य कृषि में प्रति व्यक्ति या उत्पादन अधिक इसलिए होता है कि यहाँ पर कृषि की सारी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर ली जाती है। 39 नंबर देखिए प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है, क्योंकि प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत कृषि से जुड़ी क्रिया ही आती है, इसलिए यह क्रिया ग्रामीण अधिवासों से ही संबंधित है। 40 नंबर देखिए रूर। रूर यह जर्मनी का कोयला क्षेत्र है। यह जर्मनी में कोयला क्षेत्र के नाम से मशहूर है रूर। 41 नंबर में देखिए द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाएं इसे व्यवसाय भी कहा जाता है, द्वितीयक व्यवसाय भी कहा जाता है। यह विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण से संबंधित है। फिर से ध्यान दीजिए, द्वितीयक क्रियाएं या द्वितीयक व्यवसाय विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण से संबंधित है। 42 नंबर देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। 43 नंबर देखिए आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है। अब 44 नंबर देखिए प्राथमिक क्रियाओं में लगे लोगों को लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। जो लोग प्राथमिक क्रियाओं में लगे होते हैं, घर छोड़कर किसी दूसरे जगह काम करने के लिए जाते हैं, ऐसे श्रमिक को लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। 45 नंबर देखिए द्वितीय क्रियाओं में लगे लोगों को सफेद कॉलर श्रमिक या व्यावसायिक श्रमिक कहा जाता है। सफेद कॉलर श्रमिक द्वितीय क्रियाओं में लगे श्रमिक होते हैं। 46 नंबर देखिए उच्च दक्ष एवं विशिष्ट श्रमिक को नीला कॉलर श्रमिक कहा जाता है। ये श्रमिक दक्ष होते हैं, ट्रेंड होते हैं और विशिष्ट गुण वाले होते हैं, इसलिए इन्हें विशिष्ट श्रमिक कहा जाता है और ये नीला कॉलर श्रमिक के नाम से भी जाना जाता है। 47 नंबर देखिए औद्योगिक अवस्थापना का मुख्य कारक जनसंख्या घनत्व नहीं है, यानी जनसंख्या घनत्व औद्योगिक अवस्थापना का मुख्य कारक नहीं माना जाता है। 48 नंबर देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के पीटर्सबर्ग क्षेत्र। पीटर्सबर्ग क्षेत्र को जंग का कटोरा कहा जाता है, जंग का कटोरा। 49 नंबर देखिए प्रेयरी घास क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में है और पंपास घास क्षेत्र दक्षिण अमेरिका में है। इसी तरह से स्टेपी घास क्षेत्र यूरेशिया में है और वेल्ड घास क्षेत्र अफ्रीका में है। डाउन्स घास क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में है